हम लोग जो है जो कंटिन्यू पेपर हम लोग कर रहे थे वो मई जून 23 का ही कर रहे हैं, 2023 का कर रहे हैं, वेरिएंट 32 कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अच्छा जी, ट्रिकी क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का, ठीक है, साथ साथ चलिएगा। मैं तो आपको ये पहले सजेस्ट करता हूँ कि आप पहले खुद जो है ना ये सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और फिर जो है ना मेरे साथ अटेम्प्ट कीजिएगा कि आपको पता चल जाए कि आप किस पोजीशन पे खड़े हो। अगर तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ गया तो मैं आपको बता सकता हूँ 2023 के अंदर बड़ा अच्छा पेपर नहीं गया था अगर जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। अगर आपके पास जो है ना इन दैट नॉलेज है और आपने बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हुए हैं जो आपको करवाए गए हैं, अगर आपने वो करे हुए हैं तो आपको बेसिक नॉलेज होगी और आप उसको आसानी से सॉल्व कर लोगे। अच्छा जी, आ जाते हैं और जो है ना रीडिंग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। अच्छा जी, यहाँ पे जो है आपको खुद को बच्चों की तरह ये नहीं कैलकुलेट करना कि इसकी अमाउंट इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। इससे बोले मैंने आपको कैलकुलेट करके दी हुई, जाओ गरीबो जाओ, मैंने कैलकुलेट करके दी हुई है। अच्छा जी, क्या लिखा है? एम लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31 दिसंबर 2022। अच्छा याद रखिएगा, आपकी एंडिंग डेट और स्टार्टिंग डेट दोनों इंपॉर्टेंट होती है। तो आपका एंड कब हो रहा है? 31 दिसंबर 2022 को हो रहा है। हैज बीन कंपेयर विद द प्रीवियस ईयर्स एंड दिस रिजल्ट एज फॉलो, ठीक है। ये आपको इंक्रीज वैल्यू दी हुई है, ये आपको डिक्रीज वैल्यू दी हुई है। आपकी लैंड एंड बिल्डिंग कैरिंग वैल्यू कौन सी होती है? आपकी नेट बुक वैल्यू होती है, नेट बुक वैल्यू होती है। आपकी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हुई है? 70,800, मतलब 77,800 आपकी क्या हुई है? इंक्रीज हुई है। इसके अलावा मशीनरी क्या हुई है? डिक्रीज हुई है। अच्छा जी भाई, देख लेते हैं आगे। इन्वेंट्री आपकी डिक्रीज हुई है। अच्छा, यहाँ पे एक लॉ याद रखिएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, हमेशा जो है करंट एसेट या एसेट जो है आपको क्या चलता है? कैश के कॉन्ट्रा चलता है। इसका मतलब क्या होता है? अगर आपका एसेट इंक्रीज होता है तो आपका कैश क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और इसका उल्टा करूं, अगर आपका एसेट डिक्रीज होता है तो आपका जो है कैश इंक्रीज हो जाएगा। और आपकी जो लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी हमेशा क्या करती है? पॉजिटिवली चलती है। क्या पॉजिटिवली कैसे चलती है? अगर लेट सपोज आपका जो है ना ट्रेड पेबल्स बढ़ रहा है, आपके ऊपर उधारी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है? आपका कैश भी पॉजिटिव चल रहा है क्योंकि आप उनको पैसा नहीं दे रहे हो। तो ये कई रूल लिख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग, कोई मुश्किल नहीं था ये। तो इन्वेंट्री जो है आपकी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। इसको तो एडजस्ट कर सकते हो ना यार, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल आपका क्या हो रहा है? अच्छा याद रखिएगा, हम लोग इन्वेंट्री जब डिक्रीज हो रही है इसका मतलब हमारा क्या हो रहा है? कैश बेहतर हो रहा है, मतलब हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर बेहतर हो रहा है, इसकी वजह से हमारे पास कैश ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब हम लोग प्लस करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? लोगों को जो है ना उधारी पे सील्स कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास कैश कम हो रहा है, लिहाजा हम लोग माइनस कर देंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ है $55,000, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैंक बैलेंस भी कह सकते हैं, कैश बैलेंस भी आप कह सकते हैं। ट्रेड पेबल्स आपका क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि हमारे ऊपर उधारी बढ़ रही है मगर हमारा कैश क्या हो जाएगा? बेहतर हो जाएगा। अच्छा जी, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जो है $1 शेयर, मतलब पार वैल्यू आपको प्रोवाइडेड दी हुई है। अच्छा जी, आपका ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 1,40,000 है, ठीक है। शेयर प्रीमियम आपका डिक्रीज हो रहा है 20,000 से। रिटेन अर्निंग जो है आपकी इंक्रीज हो रही है 34,900 से। 8% बैंक लोन 60,000 डिक्रीज हो रहा है। अच्छा याद रखिएगा, ये आपको क्या बता रहा है? 8% बैंक लोन डिक्रीज हो रहा है 60,000 से, इसका मतलब क्या है? हम लोग ने क्या कर दिया है? बैंक लोन को रीपे कर दिया। क्या कर दिया? बैंक को रीपे कर दिया है। जब भी तो कम हो रहा है, रीपे कर दिया, जब भी तो कम हो रहा है भाई आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे आते हैं। 7 एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइडेड है, एक मिनट रुकिएगा पानी पी लें। अच्छा जी, आराम से पढ़िएगा, भागने की कोई जरूरत नहीं है, और समझ के करिएगा, फजूल में भागेगा नहीं और छापम छापी तो बिल्कुल भी ना करिएगा, ठीक है। कि सर ने ये लिखा दिया तो मैं भी लिख लूं, फजूल में ये हरकत नहीं करना। द कैरिंग वैल्यू, वापसी कैरिंग वैल्यू का मतलब क्या होता है? हमारे पास नेट बुक वैल्यू दी हुई है। अच्छा, हमारे को ऊपर भी नेट बुक वैल्यू दी हुई है, जरा देखो ऊपर भी क्या दी हुई है हमारे को? नेट बुक वैल्यू दी हुई है, लैंड एंड बिल्डिंग्स की और मशीनरी की। मगर याद रखिएगा तारीख कौन सी दी हुई है? तारीख कौन सी दी हुई है बता सकता है कोई? तारीख कौन सी दी है? 2022 की। और यहाँ पे जब आपने कैरिंग वैल्यू की बात करी, कैरिंग वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एट 31 दिसंबर 2021 की, इसका मतलब ये कौन सी वैल्यूज है आपके पास? कोई बता सकता है कौन सी वैल्यू है? ऑब्वियस बात है, ये आपकी प्रीवियस ईयर की वैल्यू है और ये आपकी करंट ईयर की वैल्यू 2022 की, और ये 2021 की। अच्छा जी, 2021 के अंदर आपके पास लैंड था। क्या कॉस्ट थी इसकी? लैंड की कॉस्ट दी हुई है, लैंड एट द कॉस्ट ऑफ $150,000। अच्छा, एंड अ बिल्डिंग एट अ कॉस्ट ऑफ $400,000, ठीक है। आपके पास लैंड था 1,50,000 का और बिल्डिंग थी आपके पास 4 लाख की।
नो डेप्रिसिएशन हैड बीन प्रोवाइडेड ऑन ईदर द लैंड एंड द बिल्डिंग। आपको जो है ना डेप्रिसिएशन ही प्रोवाइड नहीं की है, मतलब कि अभी तक आपको डेप्रिसिएशन ही प्रोवाइड नहीं की गई थी, 2021 तक आपको डेप्रिसिएशन ही प्रोवाइड नहीं की गई। वैसे डेप्रिसिएशन तो होती है, बिल्डिंग तो एटलीस्ट डेप्रिशिएट होती है, मगर आपको डेप्रिसिएशन ही प्रोवाइड नहीं गई। अच्छा जी आगे बढ़ो। द बिल्डिंग वॉज परचेज ऑन 1 जनवरी 2021। बोल रहा है कि आपको ये कॉस्ट नजर आ रही है, बिल्डिंग की कॉस्ट नजर आ रही है। बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है? 4 लाख है। देखो बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है? 4 लाख है। बिल्डिंग की जो 4 लाख कॉस्ट है, ये बिल्डिंग कब खरीदी गई है? आपकी 1 जनवरी 2021 को खरीदी गई है। मतलब कि आपने एक बिल्डिंग खरीदी थी 4 लाख की, कब खरीदी थी? 1 जनवरी 2021। अच्छा जी। अ न्यू बिल्डिंग वॉज अक्वायर्ड इन 2022। इसका मतलब पहली बिल्डिंग ये वाली थी आपकी, और दूसरी बिल्डिंग ये वाली है। इसका मतलब अब आपके पास कितनी बिल्डिंग हो गई है? 2 बिल्डिंग हो गई है। एक आपने कब खरीदी? 1 जनवरी 2021 को खरीदी, और दूसरी कब खरीदी है? 2022 को खरीदी है। समझ आ रही है? 2 बिल्डिंग आपके पास बेसिकली हो गई है। और एक बिल्डिंग जो है वो कॉस्ट कितने पे? 4 लाख पे कॉस्ट पे डली हुई है। दूसरी की कितनी कॉस्ट है वो अभी हम देख लेते हैं। ऑन 31 दिसंबर 2022 it was decided that depreciation should have been provided for both building at an annual rate of 5%। अच्छा 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 अच्छा। अब बोल क्या रहा है, देखो सुनो। अभी तक कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर रहा था, वापसी सुनना। अभी तक कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर रहा था। अभी 2022 के अंदर इसको याद आया कि मुझे जो है ना डेप्रिसिएशन लगानी चाहिए। वापसी सुनना। 2021 तक इसको याद नहीं था कि डेप्रिसिएशन लगानी है या नहीं है। 2022 के अंदर इसको याद आया है कि डेप्रिसिएशन लगानी है। यार अभी आपने 2 दिन पहले जो है, 2 दिन पहले मैं बोल रहा हूँ, अभी जो है ना हम लोग ने रिसेंटली क्या करा है, रिसेंटली जो है ना हम लोग ने जो है ना क्या करा था, आईएएस हम लोग ने पढ़ा है। ठीक है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ना हम लोग ने पढ़ा है। अगर आप इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर जाओ तो आपको एक आईएएस 8 मिलता है। क्या मिलता है? आईएएस 8 मिलता है। एक दफा रिवाइज भी कर लीजिएगा। आईएएस आपको क्या बोलता है? अगर तो आपकी एस्टिमेशन के अंदर चेंजेस आ जाए, अगर तो आपकी एस्टिमेशन के अंदर चेंजेस आ जाए, तो आप रेट्रोस्पेक्टिव चलते हो या प्रोस्पेक्टिव चलते हो? ऑब्वियस बात है प्रोस्पेक्टिव चलते हैं। अगर याद नहीं आ रहा तो आईएएस का जो ना छद्दा आपके पास पड़ा होगा, जाके रिवाइज कीजिएगा। आईएएस एट आपको याद हो जाएगा। ठीक है। एस्टिमेशन, एस्टिमेशन की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हमारी डेप्रिसिएशन क्या होती है? एस्टिमेशन होती है। जब कभी आपकी डेप्रिसिएशन में कोई एरर आ जाए या एस्टिमेशन के अंदर कोई मसला आ जाए, जैसे कि हम लोग ने 2021 में नहीं लगाया, 2022 के अंदर आपको होश है, तो आप कैसे चलोगे? प्रोस्पेक्टिव चलोगे। अभी जो करंट मसला है, अभी अभी करंट को जो है ना आप डेप्रिशिएट करके आगे बढ़ जाओगे। ऐसा नहीं है कि भाई आप जो है ना कदीम जमाने में चले गए, कब से हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ है उस वक्त से हम लोग ने जो है ना डेप्रिसिएशन लगाना स्टार्ट कर दी। नहीं भाई नहीं। अभी जो है एस्टिमेशन के लिए आप प्रोस्पेक्टिव चलोगे। अभी आपने जो है ना पॉलिसी बनाई है, तो आप पॉलिसी जब आपने बना ली है, अब आज से जितनी भी डेप्रिसिएशन होगी वो लगाना स्टार्ट करोगे। अभी आप मुझे बताओ कितनी बिल्डिंग्स के ऊपर जो है आप डेप्रिसिएशन लगाओगे? ऑब्वियस बात है, आपके पास जो एक 2021 की बिल्डिंग जो कि 2022 के अंदर आई थी, और जो सेकंड बिल्डिंग जो आपने 2022 के अंदर खरीदी हुई है, इसका मतलब आपके ऊपर जो है ना 2 बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी, क्योंकि अब आप जो है ना 2022 से प्रोस्पेक्टिव चलोगे। याद रखना, आप ऐसा नहीं करोगे कि जो 2021 में जो आपने मशीनरी खरीदी थी, 2021 के अंदर जो मशीनरी खरीदी थी, मैं आपको याद भी दिला दूं, जो आपने 2021 के अंदर जो मशीनरी खरीदी थी, ये क्या हो गया? चल क्यों नहीं रहा यार ये? एक सेकंड। चल्ले भाई ओके। जो आपने 2021 के अंदर मशीनरी खरीदी थी, ऐसा नहीं होगा अब आप 2021 के अंदर जाओगे और उसके अंदर पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, फिर 2022 के अंदर आओगे। नहीं 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 नहीं। 2022 के अंदर आपने डिसाइड करा, तो 2022 के अंदर से जितनी भी एसेट है वो उसके ऊपर आपके पास लगेगी। इसका मतलब 2022 के अंदर जितनी भी आपके पास बिल्डिंग होगी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। क्या आपको क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा? ठीक है। हम लोग ने ये बहुत ही डिटेल में बात करी हुई है। सारे आईएएस हम सबने जो है ना डिटेल में पढ़े हुए हैं, IAS 1 से लेके IAS 38 37 36 सारे पढ़े हुए हैं। ठीक है। ये वाली IAS 8 की बात कर रहा है। अब हम लोग कौन से चलेंगे? रेट्रो ओ सॉरी पर्सपेक्टिवली चलेंगे, मतलब 2022 से ऑनवर्ड चलेंगे, वापसी पढ़ेंगे। अ न्यू बिल्डिंग वाज एक्वायर्ड इन 2022। इसका मतलब अब आपके पास 2022 के अंदर 2 बिल्डिंग है। जो 2021 के अंदर खरीदी थी वो कैरिड फॉरवर्ड होके 2022 के अंदर आएगी, और एक जो नई बिल्डिंग आपने खरीदी है। On 31st December 2022, it was decided that depreciation should have been provided
फॉर बोथ बिल्डिंग्स एट एन एनुअल रेट ऑफ 5%। अगर ये बोथ बिल्डिंग नहीं भी लिखता तो आपकी जो है ना सेंस चलनी चाहिए कि भाई अब हमें IS 8 के अकॉर्डिंगली प्रोस्पेक्टिवली चलना चाहिए। जब आप प्रोस्पेक्टिवली चलोगे तो पीछे नहीं जाओगे, भले एक साल भी पीछे नहीं जाओगे। 2022 में बोला तो 2022 से अब आप आगे चलोगे। अब 2022 के अंदर आप चाहे आपके पास एक एसेट हो, दो एसेट हो, उसी से आप जो है ना 2022 से आगे जाओगे। और 2022 के अंदर आपके पास कितनी बिल्डिंग आ रही है? एक तो 2021 की आगे वाली बिल्डिंग आ रही है, ठीक है, 2022 के अंदर, और एक जो 2022 के अंदर आपने खरीदी है। यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। अबे यार इतना तो आसान है ना। स्ट्रेट लाइन मेथड किस पे लगा जाए जी? कॉस्ट पे। कॉस्ट के ऊपर आप क्या डाल दो? डायरेक्ट परसेंटेज चार्ज करते हो। द डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर 2022 वाज 26,200। बोल रहा है 2022 की जो डेप्रिसिएशन, जो नया एसेट लिया ना हम लोग ने, नया जो हम लोग ने बिल्डिंग ली है, नया जो नई जो बिल्डिंग ली है, नई जो बिल्डिंग ली है, उसकी जो डेप्रिसिएशन चार्ज लगा दी है वो 26,200 लगा दी है। वापसी सुनना, जो नई बिल्डिंग ले ली है ना हम लोग ने, जो नई बिल्डिंग ली है, जो 2022 के अंदर, ओरिजिनली जो 2022 के अंदर ली है, उसकी डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है? 26,200। मगर हमें पता है यार, हम लोग ने एक और भी तो एसेट लिया था 2021 का, जो कि 2022 के अंदर फॉरवर्ड हो रहा है। उसके ऊपर तो लगाओ, कॉस्ट कितनी दी थी? 4 लाख आपको दी हुई कॉस्ट। कहाँ दी हुई है आपको 4 लाख कॉस्ट? देखो जरा, आंखें खोलो तो नजर आ जाएगी आप लोग को, ठीक है। 4 लाख आपको कॉस्ट दी हुई है बिल्डिंग की। कहाँ पे दिखा हुआ है? ये देखो, बिल्डिंग की कॉस्ट दी हुई है, ठीक है। बिल्डिंग की कॉस्ट दी हुई है आपको। अच्छा जी, 4 लाख के ऊपर आप कितना लगाओगे? डायरेक्ट 5%, क्योंकि हमेशा SLM किसके ऊपर लगता है? कॉस्ट के ऊपर लगता है। 4 लाख के ऊपर अगर मैं 5% लगाऊं, एक सेकंड देना जरा, कैलकुलेटर में कर लूं। 4 लाख के ऊपर अगर मैं 5% लगाऊं तो क्या कितना आता है? 20,000 आपके पास आ जाता है। तो हमारे पास इन टोटल कितनी डेप्रिसिएशन हो गई है? एक तो हमारे पास 20,000 की डेप्रिसिएशन हो गई है, ठीक है, और एक हमारे पास 26,000 वाली डेप्रिसिएशन, जो कि उसने खुद ने कैलकुलेट बेचारे ने करके दे दी है। द प्रीवियर पीरियड, एक मिनट, द प्रीवियर पीरियड एडजस्टमेंट हैड बीन मेड अकॉर्डिंगली, ठीक है, उसने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर दिया है। पहली दो एडजस्टमेंट हम लोग ने खेल ली। आगे बढ़ते हैं। अ मशीन विद अ कैरिंग वैल्यू, एक मशीन थी जिसकी औकात, मतलब नेट बुक वैल्यू कितनी थी, उसकी औकात कितनी थी? 28,600 थी। वॉज सोल्ड, फॉर 29,500। यार ये कोई मुश्किल है? यार कोई ये मुश्किल है यार? बताओ तो सही, कोई मुश्किल है ये बात? जाओ लिखो, जाओ लिखो, देखो, जाओ लिखो, इधर लिखना स्टार्ट कर देता हूँ मैं। आपकी एसेट की औकात कितनी थी, मतलब कि नेट बुक वैल्यू कितनी थी? जरा कोई बता सकता है कितनी थी भाई? 28,600 थी। पेज कितने पे दिए? पेज कितने पे दिए बताओ? 29,500 पे बेच दिए। तो आपने प्रॉफिट करा है, लॉस करा है? ऑब्वियस बात है प्रॉफिट करा है भाई। बताओ कितने का प्रॉफिट करा है? जाओ कैलकुलेटर में डालो, 28,600 माइनस 29,500, $900 का आपने क्या करा है? प्रॉफिट किया है। अच्छा जी, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। इसको मैं थोड़ा सा मूव कर दूं, यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ठीक है, बेहतर हो जाएगा ये। अच्छा, आगे जो थर्ड वाला तो बड़ा ही बच्चों वाला था यार, इस पे तो पूरे मार्क्स आने चाहिए, ठीक है, पहले आओ। अच्छा, अब हम आगे आते हैं। अब थोड़ा सा ट्रिकी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, तो थोड़ा सा फोकस करके देखते रहिएगा, ठीक है। पेपर के अंदर कैसे आप ये अटेम्प्ट करेंगे, बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है, जरा देखते रहेगा। ऑन 1 जून 2020, तारीखों के अंदर घुमा रहा है, तारीखों के अंदर घुमाएगा, तारीखों के अंदर घुमाएगा, 4 5 के अंदर तारीखों के अंदर घुमाएगा। आंखें खोल के दीजिएगा, देखिएगा, देखिएगा, ठीक है। ऑन 1 जून 2022, an issue of 60,000 bonus shares was made on the basis of one ordinary share for every 10 shares held। जरा देखिएगा, जरा देखिएगा, एक सेकंड, इसको कनेक्ट होने दो बोर्ड को। अच्छा, जरा देखिएगा हुआ क्या है, जरा देखिएगा। अगर आपने अगर आपने अगर आपने फाइनेंसिंग अकाउंट जो है, फाइनेंशियल हमारा जो है, कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंट जो है, अगर आपने रिवाइज करके आए चैप्टर, तो अब ये जरा देखिएगा। और कंपनी अकाउंट के अंदर भी सेम चीज होती है। सबसे पहले क्या होता है आपके पास? एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा। सबसे पहले आप क्या लिखते हो बेटा? सबसे पहले आप क्या लिखते हो? शेयर कैपिटल लिखते हो। शेयर कैपिटल की आपके पास वैल्यू आ जाती है, कोई भी एक्स एक्स वैल्यू आपके पास आ जाती है। इसमें आप क्या करते हो कि भाई कितना जो है ना आपने इशू किया है, कितना आपने इशू किया है। लेट्स सपोज मैंने बोला 1/10 किया, मतलब कि अगर आपके पास 10 शेयर कैपिटल मौजूद है, 10 शेयर कैपिटल मौजूद है, तो उसके ऊपर मैं आपको एक बोनस इशू इशू कर दूंगा। वापसी सुनिएगा, इसका मतलब क्या होता है फॉर्मूले का? अगर आपके पास 10 जो है ना आपके पास शेयर मौजूद है शेयर कैपिटल के, तो हम आपको एक बोनस शेयर का इशू कर देंगे। और इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा? बोनस इशू शेयर आ जाएगा आपके पास, ठीक है, बोनस इशू शेयर आपके पास आ जाएगा। अच्छा जी, अगर मुझे आप ये बताओ, अगर आपके पास बोनस इशू शेयर दिया हुआ है और आपके पास ये जो है ना ये वैल्यू दी हुई है, तो आप क्या शेयर कैपिटल की वैल्यू निकाल सकते हो? आप बिल्कुल निकाल सकते हो।
जब आप नीचे आ रहे थे, जब आप नीचे आ रहे थे, पे चलना, जब आप नीचे आ रहे थे, जब आप नीचे आ रहे थे, तो आप क्या कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे, शेयर कैपिटल को मल्टीप्लाई करते थे इससे, तो आपके पास क्या आ जाता था, बोनस बोनस इशू शेयर आ जाता था। अब आपको शेयर कैपिटल निकालना है, मतलब आपको क्या करनी है, रिवर्स वर्किंग करनी है। रिवर्स वर्किंग के लिए यार आसान चीज है, देखो रिवर्स वर्किंग के लिए आसान चीज है। जब आप नीचे आते हुए मल्टीप्लाई करते हो तो वापसी रिवर्स जाने के लिए आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। ये आईएएस आईएएस जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं, जब भी हम लोग क्लियर कर रहे होते हैं। अब आप आगे आ जाएं, ठीक है। अब जरा पढ़ो इसको वापसी। बोल रहा है बोनस इशू जो हम लोग ने करा है वो 60,000 का किया है। जाके लिख दो इसको, जाके लिख दो, सिंपल जाके लिख दो, ठीक है, सिंपल जाके लिख लो। बोनस इशू कितने का हुआ है जरा लिख लूं मैं। कितने का बोल रहा है वो, 60,000 का आपके पास हुआ है। अच्छा जी, एक और पे आ जाओ, 60,000 का हुआ है, आगे पढ़ो। Was made on the basis of one ordinary share for every 10 shares held। इसका मतलब आपका रेशियो क्या बनेगा, 1/10 का बनेगा। क्या आप ये चीज निकाल सकते हैं, क्या आप ये चीज निकाल सकते हैं, एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा मैं पीछे कर दूं इसको तो आपको आसानी से नजर आता रहे। क्या आप ये निकाल सकते हो शेयर कैपिटल, बिल्कुल निकाल सकते हो। पीछे जाओ, डिवाइड करो तो आपके पास शेयर कैपिटल आ जाएगा। बोनस इशू आपको कैलकुलेट करके बताया हुआ है, जाके पीछे डिवाइड करो, 60,000 डिवाइड बाई 1/10 करोगे तो आपके पास आ जाएगा। कितना आ रहा है आपके पास, 6 लाख का शेयर कैपिटल आपके पास आ जाएगा। ठीक है, शेयर कैपिटल कितने का आ जाएगा, 6 लाख का आपके पास आ जाएगा। तो लिख लीजिएगा, 6 लाख का शेयर कैपिटल आपके पास आ गया है। अच्छा जी, अब आ जाओ बेटा ऊपर। अच्छा, इसके बाद क्या लिखा है पहले ये पढ़ लो, फिर हम लोग ऊपर चलते हैं। द पॉलिसी ऑफ एम लिमिटेड इज टू कीप इट्स रिजर्व इन द मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म। The bonus issue was fully covered by the share premium account। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपने बोनस इशू करे थे ना, जो आपने बोनस इशू करे थे, जो आपने बोनस इशू करे थे, उसका सारा का सारा पैसा मैंने कहां से भर दिया है, प्रीमियम अकाउंट से पे ऑफ कर दिया है। इसे हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स भी कहते हैं, क्योंकि आप क्या करते हो, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स कहते हैं। ठीक है, बोनस इशू क्या होता है, बोनस इशू पे आपको कोई प्रीमियम नहीं मिल रहा होता, प्रीमियम नहीं मिल रहा होता, याद रखिएगा। बोनस इशू के ऊपर आपको प्रीमियम नहीं मिल रहा होता। तो बोनस इशू आप क्यों करते हो, बोनस इशू हम लोग इसके लिए करते हैं क्योंकि हमारे को शेयर होल्डर्स को हैप्पी रखना होता है। हमारे पास डिविडेंड नहीं होते, हम लोग बोलते हैं यार ये आप शेयर रख लो, ठीक है, शेयर्स रख लो, आप क्या रख लो, शेयर्स रख लो, तो वो लोग क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। मगर शेयर इशू जो होता है, बोनस इशू जो शेयर करते हैं, वो बिजनेस के लिए तो कॉस्ट है ना, तो वो पैसा कहाँ से अरेंज करती है, वो अपने मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म से अपना पैसा अरेंज करती है। जैसे कि अभी इसने बोला प्रीमियम अकाउंट से हमने पैसा काट लिया। अच्छा, आप मुझे अब ये बताओ कि आपने जो है कितने इशू ऑफ बोनस इशू कर लिए हैं, बोनस शेयर कितने इशू कर लिए हैं, 60,000। क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपके जो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल थे वो बड़े कितने से थे, वापसी देखो, आपके ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल बड़े कितने से थे, 1,40,000 में से। 1,40,000 में से 60,000 तो बोनस इशू है, जरा नीचे देखो, 1,40,000 में से 60,000 तो बोनस इशू है, तो रिमेनिंग क्या होंगे आपके शेयर कैपिटल जो कि आप प्रीमियम पे करते हो। जरा अब आगे देखो, अब आगे देखो। ऑन 1 अगस्त 2022 एडिशनल न्यू शेयर्स वर इशूड फॉर कैश एट 1.50 पर शेयर। जरा देखना, अब आगे इधर आ जाओ। अभी मैंने क्या बोला आपको, मैंने अभी आपको ये बोला कि इन टोटल आपके ऑर्डिनरी शेयर कितने से बढ़े थे, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आपके कितने से बढ़े थे, बताओ। 1,40,000 से आपसे बढ़े थे, ठीक है। उसमें से आपने बोनस इशू कितने का कर दिया, 60,000 का कर दिया, तो रिमेनिंग आपके पास कितने बच जाएंगे, जरा कोई बता सकते हैं। 1,40,000 में से 60 माइनस करूँ तो आपके पास जो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल बच जाते हैं, जो कि आपने प्रीमियम पे करे हैं, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जो आपके पास बच जाते हैं वो कितने करे हैं आपने, 80,000 जो है ना आपने बोनस इशू ओ सॉरी ऑर्डिनरी शेयर इशू करे हैं। वापसी सुनिएगा, इन टोटल जो है आपके 1,40,000 से ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा था, उसमें से आपने कितने जो है ना बोनस शेयर कर दिए, 60,000, तो रिमेनिंग कितने बढ़ गए हैं, कितने बच गए हैं, तो वो आपके क्या होंगे, न्यू शेयर होंगे जो कि आपने प्रीमियम पे शेयर इशू करे थे। अच्छा जी, पार वैल्यू कितनी है आपके पास, $1 है। तो अब आप यहाँ पे जाओगे, ठीक है, यहाँ पे जाओगे, वी दबाए हम लोग, नीचे जाए। अब यह 80,000 का जो है आपके पास दो, आपके पास जो है ना वो हो जाएंगे, ठीक है, दो जो है ना आपके पास आ जाएंगे। सबसे पहले जो आपकी पार वैल्यू के ऊपर आप रिकॉर्ड करोगे, पार वैल्यू कितनी है, $1 है, तो मल्टीप्लाई कर दो 80,000 को $1 के ऊपर, तो आपके पास कितना पैसा आ जाएगा, 80,000 आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया, इसको थोड़ा मैं लंबा कर दूं, बेहतर हो जाएगा। अच्छा,
और एक जो है आपका किस पे आएगा, प्रीमियम पे आएगा। प्रीमियम कितने का कमा रहे हो, 0.50 का कमा रहे हो, देख के भी आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखो जरा, 50 का क्या है आपका प्रीमियम है, $1 पार वैल्यू, 0.50 आपका प्रीमियम है। तो अभी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 0.50 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एक सेकंड रुकेगा, कैलकुलेटर उठाएगा। 80,000 पे आपका प्रीमियम आपको कितने का मिल रहा है, 0.50, मतलब 40,000 रुपए का आपको प्रीमियम मिल रहा है। क्लियर हो गया इतनी बात? इतनी बात क्लियर हुई नहीं हुई? ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई नहीं हुई? बच्चों वाली बात है, वापसी रिपीट करूंगा और आगे चलूंगा। याद रखिएगा, अभी आपने बोनस इशू करे हैं 60,000 के। अब हमें निकालना था शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल निकालने का बड़ा आसान तरीका है, जब आप नीचे आते हो, जब आप नीचे आते हो तो मल्टीप्लाई करते हो, जब आप नीचे आते हो तो मल्टीप्लाई करते हो, तो उल्टे जाओगे तो डिवाइड करोगे। सिंपल, हम लोग को उसने जो है ना परसेंटेज भी बताई थी कि आपके पास अगर एक बंदे के पास 10 ऑर्डिनरी शेयर इशू, मतलब 10 ऑर्डिनरी शेयर अगर उसने होल्ड किए हुए होंगे, तो उसको हम लोग कितना जो है ना शेयर देंगे, बोनस इशू का एक शेयर देंगे। ठीक हो गया? जब आप नीचे आते हो तो आप जो है शेयर कैपिटल की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हो, शेयर कैपिटल की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हो इससे, तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाती है। कैलकुलेटर में डाल के देखना, आपके पास 60,000 ही आ जाएगा। अब मैंने बोला भाई हमारे को क्या फाइंड आउट करना था, शेयर कैपिटल फाइंड आउट करना था, तो आने के लिए, नीचे आने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, उल्टा जाने के लिए डिवाइड करते हैं। इसके बाद मैंने बोला कि भाई आपका जो है शेयर कैपिटल कितने से इंक्रीज हो रहा था, 1,40,000 से इशू ओ आपका इंक्रीज हो रहा था, उसमें से आपने कितने जो है ना बोनस इशू कर दिए 60,000 के। 1,40,000 से आपका बढ़ रहा था, मगर उसमें से बोनस इशू कितने के कर दिए, 60,000 से। तो रिमेनिंग आपके पास ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कितने बच गए, 80,000। तो आपको 80,000 का जो है इसने डिटेल्स भी बताए हैं। 80,000 की क्या डिटेल्स बताई हुई है, जो आपके रिमेनिंग जो शेयर्स होंगे वो आपके क्या होंगे, एडिशनल न्यू शेयर्स होंगे। और इसको इशू कर रहे हैं हम लोग कैश के ऊपर, $1.50 के ऊपर, मतलब पार वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, $1 दी हुई है। तो 0.50 आपकी क्या होगी, प्रीमियम होगी। तो हम लोग ने ये वैल्यू भी निकाल दी है। ठीक हो गया? इतना क्लियर हो गया हमारे पास? अब आ जाते हैं हम लोग नीचे। अब आ जाते हैं बेटा, तारीख की बातें करेंगे। अब हम किसकी बात करेंगे, डेट की बात करेंगे। जरा आ जाओ नीचे, ठीक है, जरा आ जाओ नीचे। ऑन 1 मार्च 2022, क्या लिखा हुआ है, ऑन फर्स्ट मार्च 2022 the 2021 final dividend of 0.08 per share was paid। सिर्फ इतना पढ़ो, एक दफा इतना पढ़ो और वीडियो रोक के बताओ कितना डिविडेंड तुम निकाल सकते हो और कैसे डिविडेंड निकाल सकते हो। जरा ये पोस्ट करके जो है ना निकाल के दिखाओ, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपने पोस्ट करके आगे बढ़े होगे, ऑब्वियस बात है। अभी आप ये देखो, ये बोल रहा है फर्स्ट मार्च फर्स्ट मार्च, ठीक है, 1 मार्च बोल रहे हैं। आप मुझे सिर्फ ये सिंपल बताओ, ये जो आपने बोनस इशू, जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन 4 के अंदर जितने भी आपने इशू करें हैं, क्या आपने 1 मार्च से पहले करें या 1 मार्च के बाद करें? सिर्फ आप मुझे ये बता दो, एडिशनल इंफॉर्मेशन 4 के अंदर जितने भी आपने इशू करे हैं, वो 1 मार्च से पहले करें या 1 मार्च के बाद करें? ऑब्वियस बात है 1 मार्च के बाद करें। तो 1 मार्च से पहले कितने आपके पास शेयर कैपिटल मौजूद थे, कितने कैपिटल मौजूद थे, जरा देखो कितने कैपिटल आपके पास मौजूद थे, ठीक है। कितने कैपिटल 1 मार्च से पहले आपके पास मौजूद थे, तो आ जाओ करके देखो कितने मौजूद थे आपके पास, कितने मौजूद थे आपके पास, 6 लाख मौजूद थे। उसके ऊपर आप कितना फाइनल डिविडेंड पे ऑफ कर रहे हो, जरा देखो $0.08 का फाइनल डिविडेंड पे ऑफ कर रहे हो। तो आप 0.08 फाइनल डिविडेंड पे ऑफ कर रहे हो, जाके इधर डॉलर का साइन लगा दो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगर आपको कुछ चीज समझ नहीं आती तो आप सिर्फ सिंपल क्या करोगे, स्क्रीनशॉट लोगे मुझे और जो है ना इस स्क्रीनशॉट भेज दोगे। अगर समझ नहीं आता, ऑब्वियस बात है, आ रहा होगा, कोई इतनी खास बात भी नहीं कर रहा, बच्चों वाली बात है। 48,000 आपके पास आ रहा है, अगर तो आप रिवाइज करके बैठे हो तो आपको ये क्लियर हो रही होंगी चीजें। तो ये आपका कौन सा डिविडेंड हो गया, ये आपका फाइनल डिविडेंड हो गया। और ये फाइनल डिविडेंड कब का डिविडेंड है, फाइनल डिविडेंड ये कब का है, 1 मार्च का है, और 1 मार्च का है, ठीक है। और जो जितने भी आपने ऊपर जो कैलकुलेशन करी है बोनस इशू की और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, ये 1 मार्च के बाद इशू हुए हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ो। अब ये बोल रहा है ऑन 1 अक्टूबर एन इंटरिम डिविडेंड of $0.12 per share was paid on the share held on that date। आप मुझे बताओ, जो एडिशनल नंबर 4 के अंदर जितने भी शेयर इशू हुए हैं, वो अक्टूबर के बाद हुए हैं या अक्टूबर से पहले हुए हैं? अक्टूबर के बाद हुए हैं या अक्टूबर से पहले हुए हैं? सही, बिल्कुल सही कहा, अक्टूबर से पहले हुए हैं। इसका मतलब अब जो शेयर्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसके अंदर जितने भी एडिशनल इंफॉर्मेशन के शेयर्स इशू करें एडिशनल नंबर 4 के अंदर जितने भी इशू करें ना, वो सारे के सारे इंक्लूडेड होंगे। जरा आप देखना,
जरा आप देखना, अब हम इंटरिम डिविडेंड इशू करने जा रहे हैं। पहले आपके पास कितने थे, 6 लाख थे। फिर आपने एडिशनल कितने इशू करे हैं, 60,000 के बोनस इशू आपने करे हैं, ठीक है, बोनस इशू आपने करे हैं। इसके बाद आपने कितने इशू करे हैं, आपने जो है ना इसके बाद कितने इशू करें, 80,000 के किए, ठीक है, 80,000 की करें। कौन से, ऑर्डनरी शेयर कैपिटल आपने जो है ना इशू किए हैं। एक दफा देख भी लेते हैं, इतने की है ना भाई, 80,000 का है, और फिर आपके पास 60,000 का, इन टोटल 1,40,000। तो आपके इन टोटल कितने बन रहे हैं भाई, इन टोटल कितने बन रहे हैं, जरा प्लस कर देना। 6 लाख प्लस 60,000 प्लस 80,000 कितने बन रहे हैं, 7,40,000 आपके बन रहे हैं। 7,40,000 आपके क्या है, ये आपके टोटल जो है ना शेयर्स इशू आपने किए हैं। और आप इंटरिम डिविडेंड कितना पे ऑफ कर रहे हो, $0.12 का पे ऑफ कर रहे हो, तो जाके लिख दो भाई, $0.12 का आप पे ऑफ कर रहे हो। तो आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, कोई बता सकता है, जाके कर दो, 7,40,000, 0.12 जो है ना आप कर रहे हो, मतलब 88,800 आपके पास वैल्यू आ रही है। 88,800 आपके पास वैल्यू आ रही है, तो लिख लेना 88,800 आपके पास वैल्यू आ रही है। ये कौन सा आपने डिविडेंड पे ऑफ कर दिए, ये आपका इंटरिम डिविडेंड आपके पास आ गया है। क्या इतना क्लियर हो गया है, तो हम आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, और हमारे पास कुछ लास्ट है। द 8% बैंक लोन ऑफ 100,000 वॉज टेकन आउट इन 2020। 2020 के अंदर आपने बैंक लोन जो है ना निकाला था $1,00,000 का। अ पार्शियल रीपेमेंट ऑफ 60,000 वॉज मेड ऑन अप्रैल 2022। अब इसको देखते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक, ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं जरा सा मुद्दे की बात पे, मतलब कि क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या मांग रहा है, एक्सप्लेन वाई एम लिमिटेड मेड अ प्रियर पीरियड एडजस्टमेंट इन इंफॉर्मेशन टू है। इंफॉर्मेशन टू में क्या था, जरा देखो जाके। इंफॉर्मेशन टू के अंदर IAS 8 का कॉन्सेप्ट था कि अब आपको प्रोस्पेक्टिवली चलना है, क्योंकि ये काम क्या हो रही है आपकी, आपकी क्या हो रही थी, एस्टिमेशन हो रही थी। और याद रखिएगा कि भाई आपने जब डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करी है, तो आपको रिटेन अर्निंग के अंदर भी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। वापसी सुनिएगा, आपके पास नेट प्रॉफिट कैसा आता है, नेट प्रॉफिट आपके पास एक्सपेंसेस माइनस करके आता है। जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होता है उसमें से आप एक्सपेंसेस माइनस करते हो, तो आपके पास क्या आती है, नेट प्रॉफिट आती है। और नेट प्रॉफिट को आप क्या करते हो, रिटेन करते हो। अब वापसी सुनना, जब आपके पास एक्सपेंस के अंदर आपके पास डेप्रिसिएशन आती है, ये मानते हो, हाँ जी मानते हैं, डेप्रिसिएशन आती है। भाई आपने तो डेप्रिसिएशन ही चार्ज नहीं करी थी, भाई अभी तो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करना स्टार्ट करी है, इसका मतलब रिटेन प्रॉफिट को आपको क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। 2022 की रिटेन प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। वापसी सुनिएगा, वापसी सुनिएगा, अभी आपने 2022 की रिटेन प्रॉफिट कैलकुलेट कर दी है। वापसी सुनिएगा, अभी आपने 2022 के रिटेन प्रॉफिट कैलकुलेट कर दिए हैं, मगर अभी आपने क्या एडजस्टमेंट करी है, बोल लो भाई, पॉलिसी निकाली आपने 2022 के अंदर डेप्रिसिएशन की, और जो आपने एक्सपेंस के अंदर अभी फिलहाल नहीं डाली है। अभी आपने एक्सपेंस के अंदर फिलहाल नहीं डाली है, जब एक्सपेंस के अंदर नहीं डाली है तो प्रॉफिट आपका निकला होगा और रिटेन प्रॉफिट आ गया होगा, इसका मतलब आपको रिटेन प्रॉफिट को एडजस्ट करना होगा। अच्छा जी, अब पढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट या आंसर बाय स्टेटिंग द रेलेवेंट इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। आपने सिर्फ अगर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम लिख लिया, तो आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 4 में से 1 मार्क्स तो हाथ में दे देगा। तो अभी तो डिस्कस करके आए हैं, आओ जरा लिखना स्टार्ट करें, आओ जरा लिखना स्टार्ट करें। मैं जरा कलर चेंज कर लूँ, रेड ज्यादा बेहतर रहता है, ठीक है। लिखना स्टार्ट करो, इस IAS का नाम क्या है, सबसे पहले तो आप मेंशन कर दो IAS 8। IAS 8 का नाम क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग पॉलिसीज। और क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसी के साथ साथ क्या होता है, चेंजेस इन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स। यहाँ पे कितने मार्क्स मिल जाएंगे आपको, 1 मार्क्स तो ये मिल जाएंगे, ठीक है, सिर्फ नाम लिखने के। अब बताएंगे क्या चेंजेस जो है ना होनी है। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि चेंजेस क्या हुई है। सबसे पहले तो इस पे कैलकुलेट मुझे करके दे दिए, एक डेप्रिसिएशन जो कि है 26,200, और दूसरी हम लोग ने कैलकुलेट खुद करी है, क्योंकि 2021 का जो एसेट था वो कैरी फॉरवर्ड होके 2022 में आया था, और यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगी थी, तो ये भी लिखोगे आप, ठीक है। क्या डेप्रिसिएशन लिखोगे, लिखना स्टार्ट करो, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑफ 20,000। इसकी जरा से कैलकुलेशन भी कर देता हूँ, 4 लाख पे हम लोग ने क्या करा था, मल्टीप्लाई बाय 5% करा था। इसकी कैलकुलेशन भी हम लोग ने थोड़ी सी दिखा दी इसको, ऑन द एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, ऑन द एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, जो कि 2021 की आपके पास बिल्डिंग है, 2022 के अंदर कैरिड फॉरवर्ड हुई है। ऑन द एग्जिस्टिंग बिल्डिंग शुड हैव बीन, शुड हैव बीन, शुड हैव बीन
मीट फॉर 2021। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट साथ पे लिखना, दिस इज द दिस इज द दिस इज द चेंज इन दी अकाउंटिंग पॉलिसी। ऑब्वियस बात है, ये अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर चेंज हुआ है। और एक और भी पॉइंट साथ साथ लिख लिया गया कि हमारे को रिटेन प्रॉफिट के अंदर चेंजेस करनी पड़ेगी। द प्रियर पीरियड एरर is adjusted against 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 the retained earnings bought sorry brought forward on 1st January January 2022। ठीक हो गया। हमारे पास क्या आ गई है, हमारे पास पूरी आ गई है। अब जो है ना वो बोल रहा है, आपने ये बोल तो दिया ऊपर कि रिटेन अर्निंग को एडजस्ट कर लेना, अब करके दिखा दो बेटा। अब क्या करके दिखा दो, उसको एडजस्ट करके दिखा दो। बहुत बातें आपने ऊपर कर ली कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, जाओ करके दिखाओ, रिटेन अर्निंग को एडजस्ट करके दिखाओ। आ जाओ फिर करके दिखाते हैं, क्योंकि उससे प्रॉफिट मांग लिया। प्रॉफिट मांग लिया, क्या मांग लिया आपसे, क्या मांग लिया, प्रॉफिट मांग लिया। और प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या आती है, रिटेन अर्निंग आती है। इसका मतलब हम लोग को एडजस्टेड निकालनी है। तो आ जाओ, कोई मसले की बात नहीं है, साथ साथ लिखते रहना। ठीक है, इसकी वर्किंग जो है ना साथ साथ करते रहना तो आसान हो जाएगी। सबसे पहले जो है ना हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे 31 दिसंबर 2022 की। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास रिटेन अर्निंग हमारे को जो वैल्यू उस पर दी हुई है वो लेके आएंगे। इंक्रीज इन रिटेन अर्निंग्स लेके आएंगे, इंक्रीज इन रिटेन अर्निंग्स लेके आएंगे। रिटेन अर्निंग्स कितनी दी, जाओ देख के बताओ, रिटेन अर्निंग्स कितनी दी, कहाँ पे दी हुई, यहाँ पे दी हुई होगी आपको। 34,900 की आपको रिटेन अर्निंग दी हुई थी। 34,900 की आपको रिटेन अर्निंग्स दी हुई थी। इसके बाद जाओ बताओ, आपने जो प्रियर पीरियड के अंदर जो एडजस्टमेंट करी है, जाओ बताओ प्रियर पीरियड के अंदर एडजस्टमेंट किसकी करी थी, एडजस्टमेंट करी है, जाओ बताओ ना कितने की करी थी, 20,000 की करी है। ठीक है, 20,000 की है। दूसरी तो उससे करके आपको दे दी है, मगर जो आपने करी है, जो 2021 के अंदर जो बिल्डिंग खरीदी थी, जो 2022 के अंदर कैरेट फॉर उसकी जो आपने एडजस्टमेंट करी है वो कितने की करी थी, डिप्रिसिएशन $20,000 की थी। ठीक है, इसके बाद अब आपको जब अमाउंट पूरी कैलकुलेट करनी है तो आपके जो रिटेन प्रॉफिट के अंदर या प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर जो कंक्लूड होते हैं वो आपके डिविडेंड्स भी आते हैं। वो कौन कौन से डिविडेंड हम लोग ने पे करें, एक आपका इंटरिम डिविडेंड पे ऑफ किया है, और एक हम लोग ने कौन सा डिविडेंड पे ऑफ किया है, फाइनल डिविडेंड पे ऑफ किया है। फाइनल डिविडेंड पे ऑफ किया है। अच्छा जाओ बताओ कितना डिविडेंड आपने पे ऑफ किया है। हम लोग ने बोला कि हमारा जो फाइनल डिविडेंड जो था वो कितना था, 48,000 था। जाओ लिख दो 48,000 है हमारा फाइनल डिविडेंड। जो है हमारा कितना है, 48,000। एक सेकंड रुकिएगा, फाइनल डिविडेंड हमारा कितना है, 48,000 है। जाओ लिख दो 48,000 है। और हमारा जो इंटरिम डिविडेंड था वो कितना था, इंटरिम डिविडेंड कितना था हमारे पास, इंटरिम डिविडेंड कितना है, 88,800 है हमारे पास। 88,800 है हमारे पास इंटरिम डिविडेंड। अब आपके पास कौन सी वैल्यू आएगी, प्रॉफिट फॉर द ईयर की वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेट करिएगा और निकाल लीजिएगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। प्रॉफिट फॉर द ईयर की वैल्यू जरा कैलकुलेटर में डालें तो आपके पास अराउंड जो है ना 191,700 वैल्यू आ जाएगी। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और अब आपको बोलता है प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर ended 31st December 2022 in accordance with IAS 7। ओके, IAS 7 का फॉर्मेट क्या होता है, IAS 7 का फॉर्मेट क्या होता है बता सकते हो, कोई बता सकता है IAS 7 का फॉर्मेट क्या होता है, ऑट सैप होता है, क्या होता है, ऑट सैप होता है, ORT प्लस CE प्लस मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस फाइनेंसिंग। ऑट सैप, इसके अंदर आपके पास सारी की सारी क्या आती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आती हैं। इसके अंदर आपके पास सारी की सारी क्या आती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर आती है, मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एसेट आता है। इसके अंदर कोई सारी की सारी फाइनेंशियल आती है, जिसमें आपका शेयर इशू डिविडेंड ये सारी चीजें आती हैं। और ऑपरेटिंग के अंदर आपके पास सारी की सारी ऑपरेटिंग आती है। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नहीं बनाएंगे। ठीक है, लाइनें वाइनें नहीं बनती इधर, इधर लाइंस बन जाती है आपकी, पॉसिबल लाइंस है। ठीक है, तो इधर हम लोग स्टार्ट करेंगे। लाइन सबसे पहले हम लोग खींच लें। ठीक है, लाइन हम लोग सबसे पहले खींच लें, कॉपी पेस्ट कर दूं मैं लाइन, ज्यादा बेहतर है। अच्छा जी, अब आ जाए जरा, अब आ जाओ बेटा, आ जाओ, स्टार्ट करें हम लोग। यहाँ पे भी डॉलर का साइन लगा दूं, और आपका अल्लाह भला करे, और यहाँ पे भी आपका डॉलर का साइन आ जाए। अच्छा जी, सबसे पहले आपके पास क्या आती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम लोग ने बात करी ना ऑट सेफ के अंदर,
और सेफ के अंदर सबसे पहले क्या आती है आपके पास, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। पहले मैं आपको जो है ना थोड़ा फॉर्मेट बता दूं, सबसे पहले आपके पास क्या आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद आपके पास क्या आती है, डेप्रिसिएशन आती है, अमोर्टाइजेशन आती है, ओ भाई थोड़ा सा टैक्स, आपके पास क्या आती है, अमोर्टाइजेशन, या आपके पास क्या आती है, अमोर्टाइजेशन किसके ऊपर होती है, जो कि आपकी गुडविल जैसी होती है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास क्या आती है, आपके पास डेप्रिसिएशन आती है। डेप्रिसिएशन आपके पास मौजूद है, अभी आपको मैं दिखा भी देता हूँ। इसके अलावा आपके पास क्या आती है, डेप्रिसिएशन के अलावा जो गेन होता है या लॉस होता है आपके प्रॉफिट के ऊपर। इसके अलावा आपके पास करंट एसेट का इंक्रीज होना या करंट लायबिलिटी का डिक्रीज होना, इंक्रीज होना, ये सारी चीजें आपके पास आती हैं। इसके अलावा आपके पास इंटरेस्ट पेबल आता है या टैक्स पेबल आते हैं, ये सारी चीजें आपके पास आ रही होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का दूसरा नाम क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट। ओहो, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा जी, कैलकुलेट जब करना पड़ेगा तो हमारे पास क्या प्रॉफिट पड़ा हुआ है, क्योंकि इसने बोला प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, क्या मतलब प्रॉफिट होना चाहिए। प्रॉफिट के अंदर हम लोग वापसी क्या कर लेंगे, आप याद रखिएगा नेट प्रॉफिट कब आता है आपके पास, जब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से इंटरेस्ट या टैक्स माइनस कर देते हैं तो आपके पास प्रॉफिट आ जाता है। इसका मतलब अब हम प्रॉफिट के अंदर जब चीजें ऐड कर देंगे, वैसे नीचे आने के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट से माइनस करते थे, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक जाने के लिए रिवर्स जाएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर हम लोग ने अभी कैलकुलेट करिए, जरा देखो प्रॉफिट फॉर द ईयर कितनी है हमारे पास, जरा यही मैं कैलकुलेशन स्टार्ट कर दूं, 191,700 हमारे पास, आपके पास क्या है, प्रॉफिट फॉर द ईयर आ रही है। अच्छा जी, प्रॉफिट फॉर द ईयर आपके पास आ रही है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, और इंटरेस्ट के अलावा हम लोग क्या चीज माइनस कर सकते हैं, इसमें से आपका टैक्स माइनस कर सकते हैं। अच्छा जी, इंटरेस्ट कैसे माइनस करेंगे जरा देख लीजिएगा। अच्छा, थोड़ा सा जो है ना आपके पास वापसी जो है ना डेट का सीन आ जाएगा, जरा देखो, जरा देखो, इंटरेस्ट आपने पे ऑफ किया है, जरा देखो इंटरेस्ट आपने पे ऑफ किया है, इंटरेस्ट आपने पे ऑफ किया। अच्छा जी, आप ये मुझे बताओ, आपने इंटरेस्ट जो है आपने जो है ना एक पेमेंट 60,000 की है, इसका मतलब आप पहले किस पे इंटरेस्ट पे ऑफ कर रहे थे, लाख के ऊपर 8% का इंटरेस्ट पे ऑफ कर रहे होगे, तो वापसी सुनना, आप क्या कर रहे होगे, लाख के ऊपर $108,000 के ऊपर आप कितने का इंटरेस्ट पे ऑफ कर रहे होगे, 8% का, क्योंकि उसने बताया हुआ है 8% बैंक लोन, ठीक है। जब आपने रीपे कर दिया अमाउंट, जब आपने फर्स्ट अप्रैल 2022 के बाद जब आपने रीपे कर दिए अमाउंट, मतलब कितनी अमाउंट रीपे कर दी है, 60,000 की अमाउंट रीपे कर दी है, 100 में से 60 की आप जब रीपे कर दोगे तो आपके पास रिमेनिंग कितना बच जाएगा, डिबेंचर्स कितना बढ़ जाएगा, आपके पास कितना बच जाएगा, 40,000 का। तो बिफोर फर्स्ट अप्रैल जब तक अभी आपने पे ऑफ नहीं करा था, अभी तक अभी आपने पे ऑफ नहीं करा था, ठीक है, बिफोर फर्स्ट अप्रैल आप क्या कर रहे थे, लाख के ऊपर 8% दे रहे थे, मगर आफ्टर फर्स्ट अप्रैल आप क्या कर रहे थे, आफ्टर फर्स्ट अप्रैल आप $40,000 के ऊपर 8% का डिबेंचर पे ऑफ कर रहे थे। बड़ी आसान चीज है, वापसी सुनिएगा, आपने 8% लोन ऑफ 100,000 लिया हुआ है, ठीक है, बैंक से, ठीक है, आपने बैंक से 100,000 का लोन लिया हुआ है, टेकन आउट 2020, अ पार्शियल रीपेमेंट वॉज मेड ऑन फर्स्ट अप्रैल 2022, ऑन फर्स्ट अप्रैल 2022, इसका मतलब आपने 60,000 जो है फर्स्ट अप्रैल 2022 को पे ऑफ कर दिए, ठीक है। अप्रैल से पहले, इस पेमेंट से पहले आप कितने की जो है ना पे ऑफ कर रहे थे, कितने के जो है ना आप पे ऑफ कर रहे थे, क्या चीज पे ऑफ कर रहे थे, इंटरेस्ट कितने पे ऑफ कर रहे थे, लाख के ऊपर जो है ना 8% का इंटरेस्ट पे ऑफ कर रहे थे, और आफ्टर फर्स्ट अप्रैल आप कितने पे ऑफ कर रहे होगे, 40,000 के ऊपर पे ऑफ कर रहे होगे, क्योंकि 100 में से अगर आप 60 निकाल दो तो आपके पास 40 बचेंगे, 40 पे आप पे ऑफ कर रहे थे। अच्छा, लाख के ऊपर आप 8% कितने महीने तक पे ऑफ कर रहे थे, वापसी सुनिएगा, 100,000 के ऊपर आप 8% कितने महीने तक पे ऑफ कर रहे थे, आपका महीना स्टार्ट हुआ था जनवरी से, ठीक है, जनवरी 2022 के ऊपर स्टार्ट हो रहा था, और खत्म कब हो रहा है आपका महीना, कब तक खत्म हो रहा है, जल्दी बताएगा, जब कब तक खत्म हो रहा है, दिसंबर 2022 पे खत्म हो रहा है। फर्स्ट जनवरी पे आपका महीना स्टार्ट हुआ था, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का महीना इसके लिए नहीं लूंगा क्योंकि ये फर्स्ट अप्रैल लिखा हुआ है, 31 अप्रैल नहीं लिखा, अगर 31 अप्रैल लिखा हुआ होता तो पूरा का पूरा महीना जो है इसके अंदर इंकर्ड होता, अभी पूरा का पूरा महीना इंकर्ड नहीं हुआ, अभी सिर्फ कितना होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का महीना क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि अप्रैल के महीने के अंदर अगर 31 लिखा होता तो पूरा का पूरा महीना कंसिडर होता, फर्स्ट अप्रैल का मतलब ये होता है कि अभी महीना स्टार्ट ही हुआ है, इसका मतलब मैंने 3 महीने तक जनवरी, फरवरी, मार्च
मैंने $100,000 के ऊपर 8% पे ऑफ किया है, ठीक हो गया। और जब मैंने 1 अप्रैल के बाद जब मैंने 100,000 में से 60,000 की पेमेंट जो है ना पे ऑफ कर दिए, तो अब 40,000 मेरे पास बच गए। तो 40,000 का 8% मैं पे ऑफ करूंगा, मगर कितने महीने तक पे ऑफ करता रहूंगा? मेरा महीना खत्म हो रहा है दिसंबर 2022 तक। फर्स्ट अप्रैल से गिनना स्टार्ट करो। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने बने? 9 महीने बने। तो 9/12 का आप कर दोगे, ठीक है, 9/12 आप कर दोगे। अब आप डालो उसको कैलकुलेटर के अंदर। सबसे पहले 100,000 पे आप दे रहे हो 1 अप्रैल से पहले, ठीक है, 8% पे आप दे रहे हो, 3/12 का आप पे ऑफ कर रहे हो, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 2,000 आ जाएगा, ठीक है। नीचे आ जाना। इसके बाद आप क्या कर रहे हो? 1 अप्रैल के बाद आपने रीपेमेंट कर दिया, 100,000 में से 60,000 की रीपेमेंट कर दी। अब आपके पास 40,000 के ऊपर उधारी लगी हुई है। 40,000 पे अब आप क्या करोगे? 40,000 पे अब आप 8% दे रहे हो, और 9 महीने तक 1 अप्रैल से लेकर दिसंबर 2022 तक आप पे ऑफ कर रहे हो, मतलब 9 महीने बन रहे हैं। तो 9/12 की बन रही है वो। तो आपका ये कितना बन रहा है? एक सेकंड रुकिएगा। तो आपके पास 2,400 आपके पास बन रहा है। तो अब आप क्या करोगे? सिंपली जाके क्या करोगे? इंटरेस्ट बिफोर 1 अप्रैल लिख दोगे यहाँ पे। और कितना आ रहा था? 1 अप्रैल 2,000 आ रहा था। इंटरेस्ट इंटरेस्ट आफ्टर 1 अप्रैल कितना आ रहा था? 2,400 आ रहा था आपके पास, ठीक है। इन दोनों वैल्यू को आप क्या कर दोगे? इस वैल्यू के अंदर एड ऑन कर दोगे। कितना होगा? 191,700 हो जाएगा, प्लस 2,000 आपके पास हो जाएगा, ठीक है। आपके पास कितना आ जाएगा? 2,000 हो जाएगा। इसके बाद आपके पास 2,400 आपके पास आ जाएगा। तो क्या बन जाएगी आपकी वैल्यू? क्या वैल्यू बन जाएगी आपके पास? एक सेकंड रुकिएगा, वापसी करने दें मुझे। 191,700 आपके पास हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपके पास 2,000 हो जाएगा, और इसके बाद 2,400 आपके पास हो जाएगा। तो आपके पास 196,100 की वैल्यू बनेगी। तो आपके पास कितनी हो गई? प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ गया? प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ गया भाई आपके पास? प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ गया? कोई बता सकता है प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन? अभी तो कैलकुलेट करा 191, ओ सॉरी 196,100 आपके पास आ जाएगी। अच्छा, याद रखिएगा ये जो जितनी भी कैलकुलेशन मैंने की है, ये आपकी कहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है, कहाँ पे आनी चाहिए मैं आपको बता दूं। आप नीचे जाओगे, ठीक है, इसको यहीं रहने देते हैं। नीचे जाओगे, आपको ये वर्किंग का डब्बा नजर आ रहा है, इधर आप वर्किंग करोगे तो आपको मार्क भी मिल जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं वापसी, और हम लोग जो है ना क्या लिखते हैं? प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। अभी हम लोग कैलकुलेट करके आए हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 196,100 आपके पास आ रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आपने प्रॉफिट निकाल लिया है। अब आ जाओ बेटा डेप्रिसिएशन की बारी। क्या डेप्रिसिएशन निकालना मुश्किल है? दोनों डेप्रिसिएशन उसने नि, दोनों डेप्रिसिएशन उसने निकाल के मुझे दे दी है। जरा देखिएगा। सबसे पहले 2022 की डेप्रिसिएशन हम देखेंगे। 2022 की डेप्रिसिएशन कितनी है? ये आपको दी हुई है 26,200 आपको दी हुई है। एक डेप्रिसिएशन नजर आ रही है आपको, जो अभी अभी आपने निकाली, अभी वही वाले एसेट के ऊपर जो आपने लगाई थी। कलर चेंज कर दो, नजर आएगा, ठीक है। अभी अभी जो आपने एसेट खरीदा 2022 के ऊपर, ये वाली एक आएगी आपके पास, ठीक है। और एक आपने क्या करी थी? मशीनरी सोल्ड करी थी। और उसके ऊपर भी एक जो है ना डेप्रिसिएशन चार्ज लगी थी, डेप्रिसिएशन चार्ज लगी, क्योंकि 2022 की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 2022 की आपके पास डेप्रिसिएशन जा रही होगी। और एक आपके पास 42,600, इसका मतलब एक आपकी 26,200 डेप्रिसिएशन आ रही होगी, ठीक है। और दूसरी जो है आपके पास कौन सी हो रही होगी? 42,600 आ रही होगी। एक आपके पास बिल्डिंग की 2022 की है, और एक आपके पास मशीनरी की 2022 की है। तो यहाँ पे आप जाके क्या कर दोगे? वर्किंग कर दोगे नीचे। 26,000 आपके पास 200 आ रहा है, ठीक है, 26,200 आ रहा है एक आपके पास, और एक आपके पास 42,600 आपके पास वैल्यू आ रही है। तो आप अगर आप जो है ना कैलकुलेटर उठाओ, और इन दोनों वैल्यू को प्लस करो, 26,200 और 42,600 की वैल्यू को प्लस करो, तो आपके पास 68,800 आपके पास वैल्यू आ जाती है डेप्रीसिएशन की। 68,800 आपके पास वैल्यू आ जाती है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो है ना एक गेन हुआ था डिस्पोजल के ऊपर। कोई बता सकता है गेन ऑन डिस्पोजल कितना हुआ था? वर्किंग में कॉपी नहीं करूंगा, हमारे को ये पता है कि 900 का मेरे ख्याल में हुआ था, देखना। ये रहा, ठीक है। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको। नजर आ रहा है? नजर आ रहा है? $900 का आपके पास, $900 का आपके पास प्रॉफिट हुआ था। तो ये भी लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। भाई इधर आ जाओ, $900 का आपके पास प्रॉफिट हुआ था। अच्छा जी, इसके बाद अच्छा प्रॉफिट हुआ था, इसका मतलब हम लोग माइनस कर देंगे, अगर लॉस होता तो हम लोग प्लस कर देते, ठीक हो गया। ये सारी चीज हम लोग ने पढ़ी हुई है, आप एक दफा रिवाइज करिएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा जो है ना बच्चों वाला काम है, कौन से वाला काम? ये वाला, इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है तो आपका माइनस होगा, ठीक है। डिक्रीज हो रही है तो प्लस होगा। ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहा है तो माइनस होगा। और ट्रेड पेबल भी बढ़ रहा है तो आपके पास प्लस हो जाएगा। तो ये सारी आपके पास आसान चीज आ जाएगी। अच्छा जी, इन सारी चीज़ों हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या आ रही है भाई?
आपके पास डिक्रीज इन इन्वेंट्री आ रही है, डिक्रीज इन इन्वेंट्री आ रही है। इन्वेंट्री जब डिक्रीज हो रही है इसका मतलब हमारे पास पॉजिटिव बैलेंस आएगा, ठीक है, क्योंकि कैश हमारा इंप्रूव हो रहा है। कितने से बढ़ रही थी, 3600 से बढ़ रही थी, पीछे जाके देख लीजिएगा वैल्यू, ठीक है। इसके बाद क्या हो रही है, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल आपके पास हो रहा था। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल कितने आगे हो रहा था आपके पास, 5900 का हो रहा था, तो ये वैल्यू लिख दीजिएगा, ठीक है। 5900 का हो रहा था मगर माइनस से होगा क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, माइनस कर दिएगा। इसके बाद आपके पास ट्रेड पेबल जो है ना क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसको भी जाके हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे जाके, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है ना ट्रेड पेबल जो है ना आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये आपकी कैश को बढ़ा देगा। तो वापसी जाके आप लिखेंगे इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। और ट्रेड पेबल्स कितने से इंक्रीज हो रहा है आपके पास, 5600 से आपके पास इंक्रीज हो रहा है, तो आप जाके वैल्यू लिख दोगे 5600 से आपका आपके पास ट्रेड पेबल्स इंक्रीज हो रहा है। इसके बाद जब आप आगे आएंगे तो इन सबको हम लोग टोटल कर देंगे, ठीक है। इन सबको हम लोग क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। तो टोटल की वैल्यू कितनी बन रही है कैलकुलेट करके बता देना, ठीक है। इन सब की वैल्यू आपके पास टोटल आ जाएगी, जो कि आपके पास ऑपरेटिंग बैलेंस तो नहीं होगा। अभी आपको एक और भी चीज माइनस करनी है जो कि टैक्स और आपके पास इंटरेस्ट होता है। इन सबको अगर आप माइनस करेंगे तो शायद आपके पास अराउंड जो वैल्यू आएगी 267,000 और 300 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अच्छा जी, इसके अंदर जो है ना आपके पास एक और भी वैल्यू आएगी जो कि आपका इंटरेस्ट पेड होगी, ठीक है। इंटरेस्ट पेड का अमाउंट होगा। इंटरेस्ट पेड की अमाउंट अभी तो कैलकुलेट करके आए हम लोग। इंटरेस्ट पेड की अमाउंट कितनी कैलकुलेट करके आए, जरा देखना अभी कैलकुलेट करके आए, जरा देखना, ये देखो जरा। आपके पास कितनी है, 2000 बिफोर 1 अप्रैल वाली 2000 है, और आपके पास कौन सी है, आफ्टर 1 अप्रैल वाली 2400 है। 2000 प्लस 2400 कितनी होती है, 4400 आपके पास होती है। तो जाके लिख लेना भाई, ये वैल्यू माइनस होगी प्लस होगी, ऑब्वियस बात है। माइनस आपके पास 4400 आपके पास माइनस वैल्यू हो जाएगी। तो आपके पास जो है ना एक नेट अमाउंट आ जाएगी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नेट आपके पास प्रॉफिट आता है। नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग बैलेंसेस आपके पास आ जाएगा। इसको जरा माइनस कर दीजिएगा। आई बिलीव के अराउंड आपके पास वैल्यू जो है कितनी आ रही होगी, जरा लिखिएगा साथ में, ठीक है। आपके पास अराउंड जो वैल्यू आ रही होगी 262,900 आपके पास वैल्यू आ रही होगी। और इसको आप लोग कैसे मेंशन करेंगे, इसको हम लोग कहेंगे नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग बैलेंस, नेट कैश फ्रॉम फ्रॉम ऑपरेटिंग, ओ आर टी सिर्फ लिख लेता हूं मैं, आपको समझ आ जाएगा। ऑपरेटिंग आपके पास एक्टिविटी आपके पास आ रही है। अब सबसे पहले जो है ना सबसे आसान चीजें आ रही हैं। इसका मतलब अब आपके पास कौन सी आ रही है, अब आपके पास सीई आ रही है। और आपका खत्म हो गया, अब सेफ बचा है, इसका मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका बचा है। तो लिख लीजिएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक और भी नाम होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, भी हम लोग इसको कहते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो नया नाम है वो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। लिख लीजिएगा, इन्वेस्टिंग आपके पास एक्टिविटी आपके पास मौजूद होता है। अच्छा जी, इसके अंदर क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एसेट होता है। सबसे पहले जो है ना आसान जो होता है ना वो सेल्स होते हैं, ठीक है। सबसे आसान क्या होता है, आपके पास सेल्स होती है। अच्छा जी, थोड़ा सा लाइन हम लोग जो है ना थोड़ा क्या कर लेंगे, लंबा कर लेंगे, थोड़ी वर्किंग हमारे पास ज्यादा है इसके अंदर। अच्छा जी, एक सेकंड रुकिएगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा जी, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, परचेज और सेल्स होता है। सबसे पहले आपने परचेज करिए बिल्डिंग का, परचेज ऑफ बिल्डिंग करिए, परचेज ऑफ बिल्डिंग करिए। आप मुझे बताओ, आप परचेज ऑफ बिल्डिंग के अंदर क्या चीज लिखोगे, ऑब्वियस बात, क्या लिखोगे, कॉस्ट लिखोगे, ठीक है। परचेज करिए ना, परचेज की क्या आएगी, कॉस्ट आएगी आपके पास, क्या आएगी, परचेज की कॉस्ट आएगी। क्या आप नए वाले एसेट के परचेज की कॉस्ट बता सकते हो, आपको कैरिंग वैल्यू दी हुई है, आपको क्या दी हुई है, कैरिंग वैल्यू दी हुई है, नजर आ रही है, कैरिंग वैल्यू आपकी दी हुई है। अगर मैं अच्छा, सबसे पहले सुनिएगा फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले के बाद आपके पास आसान हो जाएगा। आपका फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू नेट बुक वैल्यू होती है। अब आपको क्या चीज गिवन है, नेट बुक वैल्यू गिवन है। आपको क्या चीज गिवन है, नेट बुक वैल्यू गिवन है। जरा देखिएगा, आपके पास क्या गिवन है, नेट बुक वैल्यू गिवन है। अगर मैं नेट बुक वैल्यू अगर मेरे पास गिवन है और मेरे पास डेप्रिसिएशन भी गिवन है, मेरे पास डेप्रिसिएशन भी गिवन है, मुझे कैलकुलेट क्या करनी है, कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इधर माइनस हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नेट बुक वैल्यू के अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये जो हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग की जो हमारे पास क्या आ रही है, हमारे पास जो हमारे पास नेट बुक वैल्यू आ रही है, इसके अंदर अगर मैं डेप्रिसिएशन को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी। तो आ जाओ, मेरे को सबसे पहले बताओ आपके पास पहली कॉस्ट कितनी आ रही है, पहली कॉस्ट कोई बता सकता है कितनी आ रही है मेरे पास,
पहली कॉस्ट कितनी आ रही है परचेज ऑफ बिल्डिंग के अंदर, मेरे पास पहली कॉस्ट कितनी आ रही है 26,200 की आ रही है, नजर आ रही है आपको 26,200 की आ रही है। और दूसरी हम लोग ने 20,000 कैलकुलेट करी थी, आपको नजर आ रही है 20,000 आपने कैलकुलेट करी थी। जाओ करके आ जाओ फिर, ये जाओ परचेज ऑफ बिल्डिंग के अंदर आपकी सबसे पहले जो है ना नेट बुक वैल्यू आएगी। नेट बुक वैल्यू के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं जरा देखो, हमारे पास डेप्रिसिएशन मौजूद है, हमारे पास नेट बुक वैल्यू मौजूद है, हम लोग आसानी से कॉस्ट निकाल लेंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इधर माइनस हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 77,800, 77,800 प्लस हम लोग क्या कर देंगे दोनों डेप्रिसिएशन, एक हमारे पास 26,200 मेरे ख्याल में दी हुई थी, ठीक है एक दफा देख के भी आ जाऊं मैं, 26,200 ही दी हुई है ना, 26,200 दी हुई, और एक हम लोग ने खुद ने 20,000 कैलकुलेट करी हुई है। इसको जरा कैलकुलेटर में डालें, इसको जरा कैलकुलेटर में डालें, एंड आई बिलीव जो है ना इसकी वैल्यू आपके पास आ गई होगी परचेज ऑफ बिल्डिंग के अंदर, ठीक है। परचेज ऑफ बिल्डिंग के अंदर कितनी आ रही है, एक मिनट में कैलकुलेट कर दूं, अराउंड आपके पास 124,000 आपके पास आ रही है मेरे कैलकुलेटर के अंदर, ठीक है 124,000। अब आ जाओ बेटा सेल्स, सेल्स भी आपने करी है, सेल्स ऑफ आपने मशीनरी मेरे ख्याल में करी है, मैं देख भी लेता हूँ आपके पास सेल्स ऑफ मशीनरी करी है, जरा देखो, हाँ ये रही सेल्स ऑफ मशीनरी, थर्ड इन्फॉर्मेशन में देखो सेल्स ऑफ मशीनरी करी है। अच्छा इधर कौन सी अमाउंट जाओगे, इधर कौन सी वाली जाएगी अमाउंट, सेल्स की जो अमाउंट होगी वो आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाएगी, जो कि कितनी है 29,500, क्योंकि आपको रिसीव इतना हुआ है ना कैश, कैश रिसीव कितना हुआ 29,500 आपके पास रिसीव हुआ, तो 29,500। इसके बाद आपके पास परचेज ऑफ मशीनरी भी आ जाएगी, परचेज ऑफ मशीनरी भी आ जाएगी, जरा देखिएगा आपके पास परचेज ऑफ मशीनरी भी आ जाएगी, जरा देखिएगा परचेज ऑफ मशीनरी कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप मुझे बता सकते हैं परचेज ऑफ मशीनरी के अंदर आप मुझे बताओ उसकी वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, हमारी परचेज ऑफ मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे बेसिकली हम लोग परचेज ऑफ मशीनरी के अंदर क्या हो रही है हमारी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। और इसके अलावा हम लोग ने क्या करा है, एक एसेट हम लोग ने सेल आउट भी कर दिया है, हम लोग ने एक एसेट कितना कर दिया है सेल आउट भी कर दिया है 28,600 की कर दी है, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास नेट बुक वैल्यू भी मौजूद है, इसका मतलब हमारे पास जो है ना हमारे पास डेप्रिसिएशन भी मौजूद है, जरा देखते रहेगा, हमारे पास कैरिंग वैल्यू भी मौजूद है, हमारे पास डेप्रिसिएशन भी मौजूद है, हमारे पास कैरिंग वैल्यू भी मौजूद है, हमारे पास डेप्रिसिएशन भी मौजूद है। 42,600 जो है 42,600 हमारी क्या है डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन भी मौजूद है, कैरिंग वैल्यू भी मौजूद है। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगा और इस वैल्यू से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी कॉस्ट आ जाएगी, तो जरा लिख लिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं एनआरवी को प्लस करते हैं, एनआरवी कितनी आ रही है मशीनरी की जरा देखो जाके, एनआरवी कितनी आ रही है 28,600 आ रही है, और सॉरी नेट बुक वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, सॉरी एनआरवी बोल रहा हूँ, नेट बुक वैल्यू कितनी आ रही है 28,600 हमारे पास आ रही है। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ डेप्रिसिएशन को ऐड करता हूँ, डेप्रिसिएशन कितनी है 42,600 है, इसमें से मैं माइनस कितनी कर दूंगा जो कि डिक्रीज हो रही है हमारे पास वैल्यू, ठीक है डिक्रीज कितनी हो रही है हमारे पास 34,600 हमारे पास डिक्रीज हो रही है, 34,600 हमारे पास डिक्रीज हो रही है। जाओ उसकी वैल्यू बताओ, जाओ इसकी वैल्यू तो बता दो, इसकी वैल्यू तो बताओ, वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास जाओ बताओ। इन सबको कैलकुलेट अगर मैं डाल दूं तो हमारे पास अराउंड आ जाएगी 36,000, हमारे पास 36,600 मेरे पास वैल्यू आ रही है। अच्छा जी 36,000 हमारे पास 600 इसकी वैल्यू आ रही है। तो याद रखना हमेशा जब आप परचेज करते हो, अच्छा ये परचेज क्यों निकाली है मेरे को कोई आप बता सकते हैं, हमने तो परचेज नहीं करी है, कंफ्यूजन जरूर हो रही होगी, परचेज तो हम लोग ने नहीं करी है, तो हमने क्यों निकाली है भाई परचेज की वैल्यू, कोई बता सकता है परचेज की वैल्यू हम लोग ने क्यों निकाली है, ठीक है। अगर कोई रिकॉर्डिंग देख रहा हो तो पॉज करके सोचिएगा कि परचेज की वैल्यू क्यों निकाली है, भाई एसेट तो कहीं लिखा ही नहीं है, मशीनरी कहाँ लिखा है परचेज करी है हम लोग ने, मशीनरी कहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग ने परचेज करी है, हम लोग ने सेल करी है मशीनरी, परचेज बता दो मशीनरी कहाँ लिखी है। याद रखिएगा जब कभी आप मशीनरी को सेल करते हो तो वो अपने साथ सारी के सारी डेप्रिसिएशन साथ लेके जाता है, वापसी बोलता हूँ कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ भाई कि आपके पास परचेज ऑफ मशीनरी हुई है, वापसी सुनिएगा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि आपकी मशीनरी परचेज हुई है। मगर याद रखिएगा जब आप मशीनरी को सेल करते हो ना तो वो अपने साथ जितनी भी चीजें होती है, जितनी भी चीजें होती है वो अपने साथ साथ लेके जाती है, चाहे वो डेप्रिसिएशन हो, चाहे उसकी कॉस्ट हो, चाहे जो भी चीजें हो वो अपने साथ सारी की सारी चीजें लेके जाता है, चाहे वो अब डेप्रिसिएशन हो, चाहे वो नेट बुक वैल्यू हो, अपने साथ सारी की सारी डेप्रिसिएशन अपनी कॉस्ट सारी की सारी चीजें साथ में लेके जाता है जब वो सेल होता है। तो ये परचेज ऑफ मशीनरी उस परचेज ऑफ मशीनरी की बात कर रहे हैं जो कि हम लोग ने सेल करी है, क्योंकि ये जब सेल करी है हम लोग ने मशीनरी, ये कभी हम लोग ने परचेज भी तो करी होगी, जब हमने कभी सेल्स करी है मशीनरी, जिस जिस मशीन को हमने सेल करा है उसको हम लोग ने कभी परचेज भी तो किया होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा
जब कभी हम लोग किसी मशीनरी को सेल करते हैं तो वो अपने साथ सारी की सारी डेप्रिसिएशन और जितनी भी उसकी कॉस्ट है वो अपने साथ सारी की सारी चीजें लेके जाता है। इसके लिए हम लोग ने क्या करा है, उसकी जितनी भी डेप्रिसिएशन थी वो, इसके अलावा उसकी जितनी भी जो है ना सेलिंग और नेट बुक वैल्यू थी वो, और उसके साथ जो हमारे पास एनआरवी थी वो सारी की सारी वैल्यू हम लोग ने माइनस करके निकाल दिए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारे पास ये वैल्यू आ गई और प्रोबेबली जो है ना माइनस की वैल्यू आ रही है, जरा देख लीजिएगा। ठीक है, जरा देख लीजिएगा, ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ इस वैल्यू को, ठीक है, कि हमारे को कैलकुलेशन में आसानी हो। ये हमारे पास नेट कैश फ्रॉम ओआरटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ रही थी। अगर आप कैलकुलेटर उठा लें और थोड़ी जहमत कर लें तो आपके पास ये वाली वैल्यू भी आ जाएगी। और आई बिलीव कि इसकी वैल्यू जो है ना नेगेटिव में आ रही है, और नेगेटिव आपके पास आ रही है 131,100 आपके पास वैल्यू आपके पास आ रही है। और इसको हम लोग लिखेंगे नेट कैश फ्रॉम कैपिटल या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक हो गया। नेट कैश फ्रॉम आपके पास कितनी आ रही है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ रही है 131,100। लास्ट हमारे पास क्या रह गई है, हमारे पास फाइनेंस एक्टिविटीज रह गई है। अच्छा जी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखें कितनी लंबी जो है ना कैलकुलेशन है, और आपको कितने मार्क्स प्रोवाइड करेगा इतने ज्यादा जो है ना काम करने के। ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, 17 मार्क्स प्रोवाइड कर रहा है भाई, मजाक बात नहीं है, याद रखिएगा। 17 मार्क्स प्रोवाइड कर रहा है, आसानी से नहीं दे रहा 17 मार्क्स। इतनी कैलकुलेशन करवा रहा है और ट्रिकी कैलकुलेशन है इसके अंदर, कोई ऐसी नहीं कोई बच्चों वाली हो। अगर आप चाहते हैं कि ये बोलें कि आप 17 मार्क्स बड़े आसान दे, तो आप जो है ना ये क्वेश्चन ना अटेम्प्ट करते और उससे पहले जो है ना कोई और इससे पहले जो है ना आप मेरे से पहले जो है ना अटेम्प्ट कर लेते, ठीक है। ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है जो कि आपको मार्क्स गेनिंग होगा, ठीक है, ऑन द डे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, लास्ट में हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी मौजूद है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी सबसे आसान एक्टिविटी है, ठीक है, बड़ी आसान एक्टिविटी है। अगर एक दफा आप कर लें तो बड़ी आसान एक्टिविटी, जरा देखिएगा, बहुत लंबी लाइन हो गई। फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर क्या क्या चीजें आती है भाई, सबसे पहले तो आपने जो है ना वो करी हुई है, ठीक है, इशू शेयर्स करे में उसकी वैल्यूज आएंगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपके पास आ जाती है। अच्छा जी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर सबसे पहली जो चीज आ जाएगी वो आपके पास इशू ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। इशू ऑफ शेयर्स की जो है ना हम लोग ने वैल्यू पहले से ही निकाल के रखी हुई है। कितनी वैल्यू निकाल के रखी है, जरा देखिएगा, ऊपर जाए। इशू ऑफ शेयर्स की वैल्यू हम लोग ने ऊपर पहले ही निकाल के रखी हुई है, जरा देखिएगा। इशू ऑफ शेयर्स की आपने डबल वैल्यू निकाल के रखी हुई है, डबल वैल्यू आपने निकाल के रखी है। और यहाँ पे कौन सा इशू ऑफ शेयर जाएगा बेटा, वो वाला जाएगा, याद रखिएगा, पागलपन नहीं करके आएगा पेपर के अंदर, बोनस इशू नहीं लिख के आ जाएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर सारी की सारी कैश की ट्रांजैक्शन जाती है, बोनस इशू में कोई कैश थोड़ी ना आता है। तो कैश कब आता है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल पे आता है। जरा देखिएगा, जरा देखिएगा, आपको एक 80,000 मिल रहे हैं जो कि पार वैल्यू है, और आपको प्रीमियम की वैल्यू 40,000 मिल रही है। तो जाके नीचे लिख लो ना भाई, नीचे लिख लो जाके, जाओ नीचे जाओ, नीचे जाते रहो, नहाते रहो, इश्यू ऑफ शेयर्स पे जाओ। इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर भाई नई वैल्यू क्यों डाल रहे हो। अच्छा जी, इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सिंपल जाके हम लोग क्या करेंगे भाई, हम लोग उसको बोलेंगे कि भाई सबसे पहले हमारे पास क्या है, पार वैल्यू के ऊपर हम लोग ने इशू किया है। अच्छा, आप लोग सिंपल अलग अलग भी बना सकते हो और एक साथ भी बना सकते हो। अलग अलग मतलब इशू ऑफ शेयर्स का अलग, प्रीमियम अकाउंट का अलग, तो ये कर लेते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। एक 80,000 का है हमारे पास, ठीक है, 80,000 को पार वैल्यू के ऊपर आप कर दीजिएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 80,000 आ जाएगा। ये ज्यादा बेहतर रहेगा कि अलग अलग होगा ये, ठीक है। 80,000 हमारे पास आ जाएगा। एक हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रीमियम आ जाएगा। एक हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रीमियम अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। एक हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रीमियम अकाउंट आ जाएगा। प्रीमियम में जाके हम लोग क्या कर देंगे, उसकी जो है ना कैलकुलेशन कर देंगे। 80,000 है हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय 0.50 आपका प्रीमियम था, तो आपके पास कितनी वैल्यू आ रही थी, 40,000 की वैल्यू अप्रोक्स आ रही थी, जो मुझे याद पड़ रहा है ऊपर से। 40,000 की वैल्यू आपके पास आ रही थी। अच्छा जी, इसके बाद आप क्या लिखोगे, इसके बाद आपने जो डिविडेंड पे करा है वो भी आप लिखोगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा डिविडेंड पेड से पहले आप ये बताओगे, रीपेमेंट आप एक ने आपने रीपेमेंट ऑफ ने आपने बैंक लोन किया है। आपने क्या करा था, लाख में से आपने 60,000 पे ऑफ कर दिए थे। कहाँ लिखा हुआ है, दिखा देता हूं मैं। आपने लाख में से 60,000 पे ऑफ कर दिए थे, जरा देखिएगा, ये वाली 6 वाली, लाख में से आपने क्या करा है, 60,000 पे कर दिए हैं। तो ये भी तो लिखोगे ना, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका कैश कम हो जाएगा। जिसकी वजह से आपका कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या पे ऑफ करे, आपने बैंक लोन पे ऑफ करा है, जिसकी वजह से कैश क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा 60,000 का, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो है ना एक और भी चीज आती है जो कि डिविडेंड पेड है। डिविडेंड पेड हम लोग ने कहाँ पे कैलकुलेट करे हैं, जरा देख लीजिएगा, बड़े बच्चों वाली चीजें हैं। डिविडेंड पेड भी हम लोग ने कैलकुलेट कर ली है, ठीक है, ट्रिकी भी है, बच्चों वाली भी है।
जरा देखिएगा, फाइनल डिविडेंड जो हम लोग ने पे करी है 1 मार्च को 48,000 की, और 88,800 की हम लोग ने पे ऑफ करी है, तो 48,000 प्लस 88,800 की, तो इन टोटल जो हम लोग ने डिविडेंड पे ऑफ करा है 136,800 का, जाके नीचे लिख दो, क्योंकि वो कैश को हमारे क्या करता है, कम करता है। जाके लिख दो, हमारा डिविडेंड पेड हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, डिविडेंड पेड हमारे पास आ जाएगा। डिविडेंड पेड कितना आ रहा था, अच्छा पहले कैलकुलेशन में दिखा दूं उसको। 48,000 हमारी वैल्यू थी, ठीक है, कैलकुलेटर के अंदर। और इसके अलावा हम लोग ने एक और पे ऑफ करा था, एक इंटरिम था और एक आपका फाइनल डिविडेंड था। एक हमने 6 लाख के ऊपर करा था, और 6 लाख के बाद जो एडिशनल इश्यूज करे थे उन सबका टोटल करके करा था, 88,800 हम लोग ने करा था। तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, और डिविडेंड जब आप पे ऑफ करते हो तो आपके पास कैश प्लस होता है माइनस होता है, ऑब्वियस बात है, माइनस आपके पास होता है 136,800 आपके पास वैल्यू आ रही होगी। अच्छा जी, अब इन सबको क्या करोगे आप, प्लस माइनस करोगे। प्लस माइनस मतलब क्या, क्या मतलब वो प्लस माइनस का, जरा मैं बता दूं आपको, एक सेकंड रुकिएगा। सबसे पहले तो इन सबको क्या करो आप, टोटल कर लो। ठीक है, इन सबको वैल्यू को क्या करो आप, टोटल कर लो, जितनी भी वैल्यू आ रही है ना इन सबको टोटल कर लो और मुझे वैल्यू बताओ। एंड आई बिलीव जो मेरे पास कैलकुलेटर में आ रही है वो आपके पास -76,800 आपके पास नेगेटिव में वैल्यू आ रही है। और ये क्या है आपका, ओ सॉरी, ये आपका क्या आ रहा है, नेट कैश आ रहा है। ये क्या आ रहा है, नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपके पास आ रही है, तो लिख लेना, नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपके पास आ रही है। तो आप क्या करोगे, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, 262,900 करो, कैलकुलेटर में डालो 262,900 जो कि आपका ऑपरेटिंग का प्रॉफिट था। माइनस करो 131,300 से, 131,100 से सॉरी। इसके बाद माइनस करो, एक और भी आपके पास माइनस वैल्यू आ रही है 76,800। कितनी वैल्यू आ रही है, 55,000 आपके पास वैल्यू आ रही है। और जाके मैच करनी है अब आपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से। जाके देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जरा देखो, क्या ये वाली वैल्यू भी आपके पास 55,000 आ रही है। इसका मतलब क्या है, आपके पास भी 55,000 आ रही है कैश फ्लो में, जो कि आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की ही वैल्यू है। और यहाँ पे भी आपके पास कैश कितनी वैल्यू आ रही है, इसका मतलब आपने जो कैलकुलेशन करी है 55,000 की वो एक्यूरेट है। और पेपर के अंदर भी आप ऐसे ही चेक करोगे तो हमारे पास क्या आ रही है, हमारे पास जो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो रहा है, जरा देखिएगा, यहाँ पे भी आपका कितना आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है 55,000, जो कि इंक्रीज दिखा रहा है, और हमारा भी पॉजिटिव में ही आ रहा है। तो हम लोग भी क्या करेंगे, जाके लिख देंगे, जाके हम लोग भी लिख देंगे, क्या लिख देंगे भाई, साथ साथ लिखिएगा, नेट इंक्रीज, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इक्वी लिख देते हैं। और कितने से आपका इंक्रीज हुआ है, 55,000 से इंक्रीज हुआ है आपका, ठीक है, 55,000 से आपका इंक्रीज हुआ है और पॉजिटिव इंक्रीज हुआ है। और जाओ अब बताओ कि अब आपका जो है ना ओपनिंग पे कितना था, बिगनिंग पे कितना था, जाके बताओ, आपको दिया हुआ है, एंड में दिया हुआ है, जाके बताओ कितना दिया हुआ है, 42,000 दिया हुआ है। कहाँ पे दिया हुआ है, जरा हाईलाइट कर दो, 42,000 आपको दिया हुआ है, तो जाके लिख दो इधर, जाके लिख दो इधर। उन दोनों को आपने प्लस करना है और इसके बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी। थोड़ी सी लाइन में स्ट्रेच कर दूं, ठीक है, आपने जो है ना थोड़ा सा ये करना है। और आपके पास जो है ना वो आपके पास एक और भी वैल्यू दी हुई है, वो भी क्या करनी है, कैश एंड कैश इक्वी बैलेंस है आपके पास। इक्वी बैलेंस कब का दिया हुआ है आपके पास, जरा देख लेता हूँ मैं, 2021 मतलब ओपनिंग का है, बिगिनिंग का आपके पास बैलेंस दिया हुआ है, मतलब ओपनिंग का बैलेंस आपके पास दिया हुआ है, और कितना दिया हुआ है आपके पास, 42,000 दिया हुआ है, जाके लिख दो, 42,000 दिया हुआ है, जाके लिख दो 42,000। और अब आप क्या करो, 55,000 और 42,000 को ऐड करो और आपके पास वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू किसकी आ जाएगी, एंड ऑफ द ईयर की आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी, जरा देखो, कैश एंड कैश इक्वी बैलेंस, इक्विवेलेंट बैलेंस क्लोजिंग की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। और वो कितनी वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव में आ रही है 5570, आई बिलीव मेरे कैलकुलेटर में जो आ रही है आपके पास वो आ रही है 97,000 आपके पास आ रही है। और ये एक डिटेल्ड वर्किंग के बाद आपको 17 मार्क्स एलोकेट करेगा। और याद रखिएगा, जितनी वर्किंग करोगे वो सारा का सारा इस डब्बे के अंदर कचरा डालोगे। अगर आपकी वर्किंग बढ़ रही हो, इस डब्बे से बाहर अराउंड जितनी भी जगह है उधर कर लेना भाई, और आपको वो मार्क्स असाइन कर देगा। इसके बाद कोई और पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन है जो कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इतना काफी है, क्वेश्चन नंबर 2। एक दफा वापसी आप लोग जो है ना अपने जो है ना पहले एक दफा मेरे को देख के करिएगा, एक दफा वापसी रीअटेम्प्ट करिएगा तो आप बेहतर हो सकेंगे। ट्रिकी क्वेश्चन है, वापसी अटेम्प्ट करिएगा, बेहतर रहेगा आपके लिए।